हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हमने लास्ट क्लास में बीजगणित में देखा था कि गुणन एक तो योग का रूल देखा था, एक गुणा का रूल देखा था और एक हमने देखा था योग के साथ साथ गुणा का रूल। तो आज हम करेंगे बीजगणित में अभ्यास 11.2। देखो प्रश्न एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को एल से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एल से। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को एल का प्रयोग करते हुए किससे व्यक्त कीजिए। पहले मैं आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना बताती हूँ। देखो ये समबाहु, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि समान भुजाओं वाला। बाहु मतलब भुजा और सम माने समान। तो त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं इसकी समान है, तो इसकी भुजा को एल से दर्शाया, यानी कि ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। तो अब कह रहे हैं त्रिभुज के परिमाप को ज्ञात करो। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। तो सारी भुजाओं का योग यानी कि एल प्लस एल प्लस एल। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3n एल है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा एल। हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। अब अगर वो यहीं पे आपसे कह देते कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को m से दर्शाया गया है, तो परिमाप क्या होगा? तो देखो परिमाप क्या होता, ये क्या हो जाती m, ये भी क्या हो जाती m और ये भी क्या हो जाती m। अब भुजाओं का योग करते हैं हम तो क्या आता m प्लस m प्लस m। तो ये हमारा आंसर हो जाता 3 × m, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 3m और इसे क्या कह सकते हैं 3l। तो समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आपको समझ आया। अब कह रहे हैं एक समषटभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन है ना, यानी कि समान भुजाओं वाला, समान 6 भुजाओं वाली आकृति की एक भुजा को एल से व्यक्त किया जाता है। इसमें भी एल से व्यक्त कर रहे हैं। एल का प्रयोग करते हुए षटभुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। संकेत में ये कह रहे हैं कि एक समषटभुज की सभी 6 भुजाएं बराबर होती हैं। षटभुज है ना, षट का मतलब क्या होता है? षट का मतलब होता है 6 और सम का मतलब क्या होता है भाई? सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। तो समान 6 भुजा कब बराबर होती हैं? सभी कोण भी बराबर होते हैं। देखो अब कोण कैसे? ये कोण है, ये कोण है, ठीक है, ये कोण है, ये कितने कोण हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सारे तो कोण बराबर हैं और ये सारी 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये सारी भुजा भी इसकी क्या है? ये सारी भुजा भी इसकी बराबर है। आप ऐसे भी समषटभुज की आकृति बना सकते हो। देखो ये आकृति भी आप समषटभुज की बना सकते हैं, है ना। तो अब देखो ये 6 भुजाएं हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे कि L प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल और प्लस एल हो गई ना। 1 2 3 4 5 6। तो 6 है ना, तो 6 गुणा भुजा यानी कि 6 × l, ये हो जाएगा 6l। अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे कहते कि अगर कि एक भुजा ए है, तो आप क्या करोगे? ए ए ए ए और ए। अब काउंट करो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो प्लस ए। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 6 गुणा ए, यानी कि हो जाएगा 6a। तो षटभुज में आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी वो आपको बोल सकते हैं, कोई भी चर आपको बोल सकते हैं, ABCDEFGH में से Z तक में से कोई सा भी बोल सकते हैं वो आपको। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। अब देखो घन एक त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल आकृति है। 3 विमीय क्यों है ये मैंने आपको डिस्कस करा था, क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। हाँ होती है, पर ये जो तीनों चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वल होती हैं, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो अब जैसा कि आकृति 11.11 में दिखाया गया है कि इसके 6 फलक होते हैं। देखो काउंट करते हैं हम। सबसे ऊपर वाला फलक हो गया है 1, ठीक है, ये पीछे वाला फलक हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला 2, फिर ये इधर वाला और इधर वाला 3 और ये 4, फिर ये पीछे वाला काउंट करा है हमने। अब देखो ये सबसे बैक वाला फलक जो होगा 5 और ये सामने वाला फलक जो होगा 6। तो 6 फलक हो गए ना इसके। 6 फलक जब इसके हुए तो अब यहाँ देखो फलक तो 6 हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये हमसे कह देते कि इसके कोने बताओ कितने हैं, तो कोने कितने हो जाते? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोने कितने हो जाते? कोने इसके हो जाते 8।
और अगर भुजाएं पूछते कोने कितने होते हैं, कोने वर्टिसेस कितने हो जाते हैं 8। अब इसकी साइड पूछते अगर तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इसकी भुजा कितनी हो जाती, भुजा की अगर हम बात करें तो भुजा हो जाएंगी 12। और फलक अभी हमने काउंट करे हैं तो फलक कितने हो जाएंगे, फलक हो जाएंगे 6। तो घन के किनारे की लंबाई L से दी गई है। तो घन के किनारों की कुल लंबाई, भुजा कह दो या इसको हम कह सकते हैं किनारे, किनारे भी इसको हम कह सकते हैं। तो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र लिखिए। तो घन की एक भुजा कितनी है, L है ना, भुजा या फिर किनारे, भुजा L है। तो होता है घन में भुजाओं की संख्या कितनी है, 12 भी काउंट करी है ना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट करिए हमने। तो इसलिए ये कितनी हो जाएंगी 12L। और एक बार मैं आपको घन बनाना भी सिखा देती हूँ। घन बहुत इजी होता है। पहले हम एक वर्ग बनाते हैं, ये देखिए, फिर उसके साइड से ही एक और वर्ग बनाया जाता है, ये बन गया एक और वर्ग। और फिर हम इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इन लाइंस को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है घन। अब इसी में ही अगर वो हमसे ये कहते हैं कि घन की भुजा की लंबाई m है, तो अब घन में भुजाओं की संख्या बताओ। तो 12 गुणा m, यानी कि हो जाती 12m। क्या हो जाती 12m। तो अब आपको समझ आया, ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। सर्वसम वर्ग क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि सभी जो वर्ग हैं सारे समान होते हैं। जो वर्ग ये होगा वही ये होगा, वही इसके पीछे वाला होगा, यानी कि 6 के 6 ये जो वर्ग बैठ रहे हैं ये सारे समान लंबाई और चौड़ाई के होंगे। तो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र क्या हो गया, 12 गुणा जो भी L है, L यानी कि जो भी भुजा है। अब देखो अब क्या है, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। पहले देखो ये क्या है, ये एक वृत्त है। अब ये जो एक सर्कल है, इसका जो ये वाला पॉइंट है, क्या है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु O। तो O हमारा क्या है यहाँ पर, O हमारा है केंद्र बिंदु। क्या है, O हमारा केंद्र बिंदु। अब देखो केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक जो लाइन जाती है, केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक जो लाइन जाती है उसे हम कहते हैं, ये वही OA। तो OA हमारी क्या हो जाएगी, इसमें OA हमारी हो जाएगी त्रिज्या। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब जो वृत्त की एक साइड की परिधि से दूसरी साइड की परिधि को टच करती हुई, केंद्र बिंदु को टच करती हुई दूसरी साइड की परिधि को टच करती है, यानी कि B से कह सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, AB। AB हमारी हो जाएगा व्यास। व्यास को हम और क्या कह सकते हैं, व्यास को हम कह सकते हैं इसके साथ साथ कि 2 गुणा त्रिज्या, है ना। 2 गुणा त्रिज्या क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्याएं हुई, एक तो हुई OA और एक हुई OB। तो 2 गुणा त्रिज्या हुआ ना। अगर मान लो ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 5 है, तो AB कितना हो जाएगा, ये टोटल पूरा हो जाएगा 10। तो अब देखो हमसे पूछा है कि वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, व्यास जो है AB, जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है, उसके केंद्र से होकर जाता है। केंद्र यानी कि C केंद्र से होकर जाता है। अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है तो वो व्यास नहीं है। संलग्न आकृति 11.12 में AB वृत्त का व्यास है और C उसका क्या है, केंद्र है। वृत्त के व्यास D को D क्यों कहा, क्योंकि इसे हम बोलते हैं डायमीटर, तो इसलिए इन्होंने डायमीटर की जगह इसे D से व्यक्त कर दिया। अब को उसकी त्रिज्या R यानी कि रेडियस के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो व्यास की लंबाई त्रिज्या से दुगनी होती है, अभी मैंने आपको सिखाया ना, ये त्रिज्या से दुगनी है, तो इसलिए D बराबर 2R हो गया। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। देखो यहाँ ये है एक वृत्त, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 7 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी क्या है, ये भी 7 है। तो ये जो लंबाई है ये ऐसे हो गई, ये ऐसे है, इसे नाम दिया O, इसे दिया A, इसे दिया B। तो देखो OA कितनी है, OA और OB को अगर मैं
ओ ए और ओ बी को अगर मैं यहाँ मिलाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा 7 + 7, तो ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ना 7 + 7 14, तो और 14 क्या है हमारा ए बी, ये हमारा है ए बी हमारा क्या है, ये हमारा व्यास है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ओ ए प्लस ओ बी के, यानी कि ए बी बराबर 2 गुणा 2 त्रिज्या हो गई ना, 2 गुणा त्रिज्या, तो यानी कि 2 × r। ओके, अब देखो ये क्या है हमारा, 3 संख्याएं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। 3 संख्याएं, इनका योग करना है। अब देखो हम यह योग 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हम पहले 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त करते हैं। कैसे, 14 और 27 को जोड़ा हमने तो क्या आया हमारा 41। फिर हम 41 में 13 जोड़कर कुल 54 प्राप्त करते हैं। अब 41 में 13 जोड़ दो तो हमारा आ जाएगा 54। हम पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं 27 और 13 को जोड़कर, हम 27 और 13 को भी जोड़ सकते थे पहले, कि 27 और 13 को जोड़ा और हमने क्या प्राप्त करा 40। अब फिर इसे 14 में जोड़कर, 14 में इसे जोड़कर तो हमने क्या प्राप्त करा 54। तो इस प्रकार 14 + 27 + 13, या फिर हम कह सकते हैं 14 + 27 + 13, ऐसी किन्हीं 3 संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का साहचर्य एसोसिएटिव गुण कहलाता है। इस गुण को, जिसे हम क्या करते हैं पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं, चर ए बी और सी का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसा किन्हीं 3 संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण कहलाता है। तो इस गुण को हम कह सकते हैं, पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा है ना, तो a + b + c और a + b + c। अब इसमें हमें क्या पता चला कि a + b + c होता है। तो इसमें क्या करा हमने, a और b को एक साथ लिया और c ऐड करा, फिर हमने a को अलग लिया और b + c को साथ में लिया और a ऐड करा। एक बार और इसको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे हमारा यहाँ था 14 + 27 था, फिर उसमें हमने ऐड कर दिया था 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा 14 हमने अलग लिया और यहाँ पे 27 + 13 एक साथ लिया। तो 14 में जब हम 27 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 41 + 13। अब यहाँ देखो 14 ऐसे ही लिखेंगे, 27 में 13 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। तो 41 और 13 क्या हो जाएगा, 41 और 13, तो 41 और 13 हमारा हो जाएगा 54, और 14 और 40 क्या हो जाएगा, 14 और 40 भी हमारा हो जाएगा 54। तो हम कह सकते हैं कि हम 3 संख्याओं में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें a + b + c होता है और फिर a + b + c भी इसके समान होता है। आओ आगे देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि एक तो सीखा a + b के साथ हम क्या ले सकते हैं, c एक साथ जोड़ेंगे, और अगर हम a के साथ b + c जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने 5th क्वेश्चन में ये देखा a + b और में +c करा। फिर ऐसे ही हमने 4th क्वेश्चन में देखा था कि हम व्यास की लंबाई त्रिज्या से दुगनी है, तो त्रिज्या इसलिए क्या हो जाएगा, d = 2r हो जाएगा। इसमें हमने देखा था कि घन के लिए, घन में फलक होते हैं, मैंने आपको समझाया था 6, कोने होते हैं 8 और भुजा कितनी होती हैं, भुजा होती हैं 12। फिर हमने क्या देखा, समषटभुज। समषटभुज में हमने देखा कि L से व्यक्त किया जाता है इसे, तो 6 गुणा भुजा यानी कि 6L हमने यहाँ पे देखा था। फिर क्या था, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा थी, उसमें हमने देखा था L से दर्शाया जाता है तो 3 गुणा भुजा यानी कि 3L ये हमारा हो जाएगा। तो आज हमने ये रूल अच्छे से समझा कि 3L वाला, एक हमने क्या समझा था षटभुज वाला कि 6L भी हो सकता है, और 4L है तो 4L कह सकते हैं हम उसे परिमाप को। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब तब तक के लिए थैंक यू, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।